बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। बरसों तक जीने की आस नहीं रही थी। वो हर रात इस खौफ से करवटें बदलता रहता कि दूसरी सुबह बुलावा आएगा। डॉक्टर ने ठीक कहा था कि वो तकदीर का धनी है, मौत एक दिन जरूर आती है, मगर गाहक नहीं आ रहा था। रोज रोज के इंतजार से दहशत बढ़ती जा रही थी। वो कुछ कपटी हो चला था, हर आहट पर चौंकता था, हर बात पर गुस्सा दिखाता था। शायद इसे हर शख्स कसाई नजर आने लगा था। ऐसे ही वक्त जब उसने अखबार में मेरा इश्तिहार पढ़ा कि मुझे एक गुर्दे की जरूरत है और मैं 50,000 पाउंड देने को तैयार हूँ, तो वो गुस्से से भड़क गया। 50,000 में तो डॉक्टर हेराल्ड उसके बदन की बोटी बोटी बेच देगा। इससे गुस्से में रॉबर्ट ने मुझे फोन किया था और जीभ भर के गालियां बकता रहा था। उसने एक फोन बोत से फोन किया था, फिर राब्ता खत्म होते ही वहाँ से भाग गया था। जब से मेरा इश्तिहार शाया हुआ था, वो एक जगह ठहरता नहीं था। वो जानता था डॉक्टर हेराल्ड अखबार पढ़ते ही रोमियो कास्त्रो से सौदा करेगा, फिर इसे ऑपरेशन थिएटर में बुलाएगा। अगर वो इनकार करेगा तो गुंडे इसे अगवा करेंगे। अगवा करने में नाकाम रहे तो उसे गोली मार देंगे। डॉक्टर हेराल्ड का तल्लक दी ग्रेट डीलर के इदारे से था। मैंने इसके 5 बजे शाम को मिलने का वादा किया था। इससे पहले मैं दिमागी मुलाकात के लिए इसके पास पहुंच गया। ये लोग बाजार कानूनी तौर पर ये कारोबार करते थे। अगर कोई राजी खुशी अपने जिस्म की थोड़ी सी खाल या एक गुर्दे का अतिया दे तो कानून आड़े नहीं आता था, लेकिन इस इदारे की आड़ में कानून से खेला जाता था। ये ऐसे लोगों को अपने खुफिया अड्डे में तब्दीली अज़ा के लिए ले जाते थे, जो जिंदगी से बेजार होते, खुदकशी करना चाहते और हेराल्ड के आदमियों के हत्थे चढ़ जाते। या कोई ऐसा शख्स होता जिसका कोई पुरसाने हाल ना हो, या कोई भटका हुआ परदेसी हो, तो ऐसे अफराद को अगवा करके अपना कैदी बना लेते थे। कैदी ख्वाह कैसा ही हो, इसे या तो पाबे जंजीर रखना पड़ता है या आहनी सलाखों के पीछे तंग कोठरियों में महदूद कर दिया जाता है। फिर मुसल्ला गार्ड्स का पहरा लगाना भी जरूरी होता है। लेकिन डॉक्टर हेराल्ड के कैदी आजाद होते थे। न इन्हें जंजीरों में, न आहनी सलाखों के पीछे रखा जाता था, न मुसल्ला पहरा बिठाया जाता था। इन कैदियों को सिर्फ एक इंजेक्शन लगाया जाता था। इसके असर से इनका जिस्म साकत और दिमाग बेहिस हो जाता था। वो ना हरकत कर सकते थे, न कुछ सोच सकते थे। सिर्फ दिल कमजोर से धड़कता रहता था, नब्ज चलती रहती थी, आंखें खुली रहती थी। उनमें बसीरत होती थी, बसारत नहीं होती थी। इन्हें जिंदा रखने के लिए इंजेक्शन के जरिए मखसूस ग़िज़ा पहुंचाई जाती थी। इस तरह वो खुफिया सर्द खाने में पड़े रहते थे। मैंने इसकी सोच में रसवंती का नाम लिया। उसने हैरानी से सोचा, क्या ये मेरे दिमाग में अभी कौन सी बात आई थी? पूरी बात नहीं, सिर्फ एक लफ्ज था। वो क्या था? मैंने फिर इसकी सोच में ठहर ठहर कर कहा, रसवंती। ये लफ्ज मैंने कहीं पहले भी सुना है। मैंने आहिस्तगी से कहा, 100%। या वो एकदम से उछल कर खड़ा हो गया। ये नाम इसे इलेक्ट्रिक शॉक की तरह लगा था। इस नाम के साथ ही उसे फरहाद अली तैमूर याद आया। फिर वो किसी पुरस्कार टेलीफोन कॉल के मुताबिक सोचने लगा। मैंने बड़े सब्र से उसके दिमाग को कुरेदना शुरू किया। वो सोच रहा था, आज से 10 दिन पहले किसी ने फोन पर राब्ता कायम किया था और कहा था, डॉक्टर हेराल्ड, हम तुम्हें और तुम्हारे कारोबार को अच्छी तरह जानते हैं। इस कारोबार के हवाले से हमारे एक शिकार को रखना चाहो तो मुंह मांगा मुआवजा दिया जाएगा। हेराल्ड ने जवाब दिया था, पता नहीं तुम किस कारोबार की बातें कर रहे हो। बाई दी वे, जरा भी अकल रखते हो तो रूबरू आकर बातें करो। हम जानते हैं तुम फोन पर ऐसे मामलात में गुफ्तगू नहीं करोगे। हमारी मजबूरी ये है कि हम किसी के सामने नहीं आ सकते। हाँ, हमारा एक कारिंदा तुम्हारे रूबरू आकर सारे मामला तय कर लेगा। इसी शाम 2 एशियाई बाशिंदे इससे मिलने आए। उसने पूछा, तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? एक ने एक लिफाफा इसकी तरफ बढ़ा दिया। उसमें एक टाइप शुदा खत था जिसमें लिखा था, डॉक्टर हेराल्ड, वो फोन पर गुफ्तगू हो चुकी है। इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए ये 2 नुमाइंदे हाजिर हैं। हेराल्ड ने इनसे पूछा, तुम किस मुल्क से ताल्लुक रखते हो? एक ने जवाब दिया, एशिया का कोई भी मुल्क समझ लो तुम। हमसे हमारे बॉस का अंदाजा नहीं लगा सकोगे। उसके साये में दुनिया के हर मुल्क के मुजरम पनाह लेते हैं और इसके लिए काम करते रहते हैं। तुम्हारा बॉस क्या चाहता है? तुम्हारे सर्द खाने में अपने एक शिकार को कोमा में रखना चाहता है। पहले शिकार के तमाम कवायद बयान करो। क्या ये जरूरी है? बेशक, अगर तुम किसी ऐसे शख्स को सर्द खाने में पहुंचाओगे जो मेरे लिए दर्द सर बन जाए, तो जब वो कोमा में रहेगा तो दर्द सर कैसे बनेगा?
देखा, एक पत्ता उड़ता हुआ अंदर आता है, हम उसे बाहर फेंक देते हैं। ये भूल जाते हैं कि हवा इसके साथ आई थी। आज तक किसी ने मुसीबत को आते नहीं देखा, जब वो आ जाती है तब इंकशाफ होता है। आने वाले ने पूछा, फरहाद अली तैमूर का नाम सुना है? हेराल्ड ने जवाब दिया, मेरा बाप सुनते सुनते मर गया, अब मैं सुन रहा हूँ। गुमान गालिब है कि हमारी औलादें भी सुनती रहेंगी। हम इसी फरहाद को यहाँ पहुँचाएंगे। हेराल्ड ने पहले तो चौंक कर इन्हें देखा, फिर पूछा, क्या तुम लोग मुझे टेलीपैथी के सर्द खाने में पहुँचाना चाहते हो? डरने की जरूरत नहीं है, वो अस्पताल में जख्मों से चूर है, ख्याल खुआनी के काबिल नहीं है। हम किसी वक्त भी इसे पाकिस्तान से यहाँ पहुँचा सकते हैं। तुम किसी दूसरे सर्द खाने में पहुँचा दो, मेरे यहाँ हाउसफुल है, हम तुम्हें मुंह मांगा मुआवजा देंगे। मिस्टर, तुम्हारा बॉस शहजोर होगा, इसीलिए फरहाद को शिकार करना चाहता है। मैं दो चट्टानों के दरमियान सैंडविच नहीं बनूंगा। भारी मुआवजे के लालच में आने से बेहतर है मैं छोटे छोटे शिकार करूं और थोड़ा थोड़ा मुनाफा हासिल करता रहूं। प्लीज मुझे माफ करो। वो दोनों जाने के लिए उठ गए। एक ने कहा, तुमने बास के फेयर गेम की कदर नहीं की। अभी तो हम जा रहे हैं, मगर जिस दिन तुम्हारी खिदमत हासिल करना चाहेंगे जबरन हासिल कर लेंगे। तुम फिलहाल अपने कारोबार से बहलते रहो। वो चले गए। इसके बाद ना वो वापस आए, ना उनके बॉस ने राब्ता कायम किया। इन्होंने डॉक्टर हेराल्ड को नजरअंदाज क्यों किया, ये बात मेरी समझ में आ गई। जिन दिनों मैं साहिवाल के अस्पताल में जख्मी पड़ा हुआ था और ख्याल खुआनी की ताकत नहीं रही थी, दुश्मनों को ये यकीन था कि वो मदाम कंप्यूटर की मदद से मुझे अगवा कर लेंगे, फिर एक सर्द खाने में पहुंचाकर कोमा में रखेंगे। इस तरह टेलीपैथी से निजात मिलेगी और मेरे साथी भी मुझे तलाश करने के दौरान एक एक करके उनके हाथों सर्द खानों में पहुंच जाएंगे। वो मुझे अगवा करने में नाकाम रहे थे, लेकिन मौके की ताक में थे। मैं उनके हाथ नहीं आया, मेरे तमाम साथी आ गए, मगर वो सब कौन से सर्द खाने में थे? डॉक्टर हेराल्ड का दिमाग बता रहा था कि मेरा कोई साथी इसके सर्द खाने में नहीं है। उन पर बातें करने वाले पूरे असरार बॉस ने भी फिर कभी इससे राब्ता कायम नहीं किया था। मैं यही कारोबार करने वाले दूसरे इदारे के मैनेजर के पास पहुंच गया। इस मैनेजर ने इश्तिहार पढ़ने के बाद मुझे फोन किया था। मैं इसके दिमाग से होता हुआ उस इदारे के सबसे बड़े डॉक्टर आर्था के पास पहुंच गया। इससे जो मालूमात हासिल हुई वो डॉक्टर हेराल्ड की दास्तान से मुख्तलिफ नहीं थी। यानी उससे भी किसी पूरे असरार बॉस ने सोनिया को सर्द खाने में लाकर रखने की बात की थी। इसके बाद ये बात आगे नहीं बढ़ी। सर्जन फ्लैश के अंदर पहुंचकर मैंने मालूम कर लिया था कि सोनिया और रसवंती वगैरह इसके सर्द खानों में नहीं है। मैंने तीसरे इदारे में भी मालूमात हासिल की, फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि लंदन के किसी इदारे में किसी सर्द खाने में मेरा कोई साथी नहीं है, या हो सकता है कि किसी पूरे असरार शख्स ने दिखावे के लिए इन इदारों से सौदा किया हो। इन्हें सोनिया और फरहाद वगैरह के नामों से चुकन्ना करके सोनिया, रसवंती, आला बीबी, मरजाना, लैला, सजाद और टार्टर बुलबा वगैरह को इन्हीं इदारों के सर्द खानों में इस तरह पहुंचाया हो कि इन इदारों के मालकान को इसका इल्म न हुआ हो। सोनिया वगैरह को बेहिस बनाकर इनके चेहरों को मेकअप के जरिए बदला जा सकता है। इन सब को दूसरे नामों से सर्द खानों में पहुंचाया जा सकता है। इस पहलू पर गौर करने के बाद तीनों इदारों के डॉक्टरों से मालूम हुआ कि मुख्तलिफ औरतें और मर्द पिछले 50 घंटों के अंदर मुख्तलिफ सर्द खानों में पहुंचाए गए हैं। बस इतनी ही मालूमात काफी थी। मैंने आला बीबी के मातहतों से कहा, मेकअप का सामान फराहम करो, मैं इन तीनों इदारों में बारी बारी जाऊंगा। आधे घंटे में सामान फराहम किया गया। मैं मेकअप करने लगा। मेरी हिदायत के मुताबिक एक छोटे से ब्रीफ केस में 10,000 पाउंड के छोटे बड़े नोट रखे गए। मैं मेकअप करते वक्त रॉबर्ट को खबर ले रहा था। वो सहमा हुआ था, हेराल्ड के आदमियों से छुपता फिर रहा था। यही एक बात दिमाग में समाई हुई थी कि हेराल्ड 50,000 पाउंड नहीं छोड़ेगा, रोमियो कास्त्रो से सौदा करेगा, फिर इसके आदमी उसे पकड़कर ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे। मैं मेकअप करके रिहाइश गाह से बाहर आया, एक कार की पिछली सीट पर बैठ गया। एक मातहत ड्राइवर का फर्ज अंजाम दे रहा था। वो मेरी हिदायत के मुताबिक कार ड्राइव करता हुआ मुझे बेकर स्ट्रीट तक ले आया। इस दौरान मैंने रॉबर्ट को ट्रैप करते हुए वहां पहुंचा दिया था। एक पब के सामने खड़ा बियर पी रहा था और मोहतात नजरों से हेराल्ड के आदमियों को ताड़ रहा था। इसके ख्याल के मुताबिक स्ट्रीट लैंप के पास खड़ा हुआ शख्स हेराल्ड का आला कार हो सकता था। मैंने रॉबर्ट को अपनी कार के पास आने पर मजबूर किया। इस वक्त मैं ब्रीफ केस खोलकर छोटे बड़े नोटों की गड्डियां इधर से उधर कर रख रहा था। वो कार के करीब पहुंचते ही ठिठक गया, आंखें फाड़ फाड़ कर नोटों को देखने लगा। वो तेजी से धड़कते हुए दिल से सोच रहा था, काश ये दौलत मेरे हाथ आ जाती। आज रात कैसीनो में ये रकम लेकर खेलने बैठ जाऊं तो इससे 4 गुना रकम जीत कर उठूंगा। मैंने इसकी सोच में कहा, अनजाने दुश्मन पीछे लगे हैं, मुझे इस कार वाले से लिफ्ट मांगकर यहाँ से भागना चाहिए। रास्ते में हाथ की सफाई दिखाने का मौका मिल सकता है। उसने कार की खिड़की के पास झुककर लिफ्ट के लिए
पूछा। मैंने खंदा पेशानी से खुश आमदीद कहा। वो मेरे पास पिछली सीट पर आकर बैठ गया। कहने लगा, मेरा नाम रॉबर्ट है, मैं कोल माइन में सुपरवाइजर हूँ। मैंने नागवारी से कहा, फिर तो मैंने गलत आदमी को लिफ्ट दी है, तुम तो हलाल की रोजी खाने वाले लगते हो। जी मैं नहीं समझा, आपने मुझे क्या समझकर लिफ्ट दी है? नाराज ना होना, मैंने तुम्हें दलाल समझा था। इसने ताज्जुब से पूछा, क्या लंदन शहर में लड़कियों की कमी है कि तुम्हें दलाल की जरूरत पड़ रही है? कहा, यूं तो कदम कदम पर लड़कियां मिलती हैं, खूब से खूब तर भी हैं, मुझे खूब तरीन चाहिए। उसने ब्रीफ केस को देखा, फिर कहा, मैं हलाल की रोटी खाता हूँ मगर तुम्हारे लिए ये काम कर सकता हूँ। वेरी गुड, तो फिर ड्राइवर को गाइड करो। उसने पता बताया, कार उधर चल पड़ी। उसने पूछा, मुझे क्या मिलेगा? लड़की दौलत जैसी हसीन होगी तो? मैंने ब्रीफ केस को थपकते हुए कहा, जितना चाहोगे ले जाओगे। वो हवस नाकी से खिला में तकते हुए किसी कुमार खाने में पहुंच गया। मैंने मालूम कर लिया वो पूरे ब्रीफ केस पर हाथ साफ करने के लिए मुझे अपनी बहन के पास ले जा रहा था। आदमी इंतहाई शरीफ भी होता है और इंतहाई जलील भी। गैरतमंद हो तो बहन के लिए जान दे देता है, बेगैरत हो तो बहन की इज्जत को एक ब्रीफ केस में नीलाम कर देता है। वो मुझे एक अपार्टमेंट के सामने ले आया, फिर बोला, तुम 1 मिनट इंतजार करो, मैं अभी आया। वो चला गया। मैंने माताहत से कहा, जब मैं अंदर जाऊं तो तुम कहीं से टेलीफोन के जरिए डॉक्टर हेराल्ड से सौदा करना। मेरा नाम मौजूदा रूप में जो पीटर है, तुम जो पीटर बनकर उसके सर्द खाने में एक शिकार के लिए जगह तलब करोगे। इसके लिए मुंह मांगा मुआवजा दिया जाएगा। इसने पूछा, सर शिकार कौन है? मैंने सर्द लहजे में कहा, रॉबर्ट की बहन। ओह गॉड, आप इसे सर्द खाने में पहुंचाएंगे? हाँ, सर्द खाना, वो कोमा में रहेगी वहाँ। हाँ, मैं इसी के जरिए सर्द खाने में पहुंचकर अपनों को तलाश कर सकता हूँ। सर अगर आपने सर्द खाने का महल्ले को मालूम कर लिया है तो हम अपनी मुसल्ला पार्टी के साथ वहाँ पहुँच सकते हैं या पुलिस रेड करा सकते हैं, फिर कुछ हाथ न आएगा। डॉक्टर हेराल्ड के जरिए मालूम हुआ है कि उस सर्द खाने का निजाम किसी और के हाथ में है। जब पुलिस रेड या दुश्मनों की धांधली का अंदेशा होता है तो मखसूस मैकेनिज्म के जरिए उस सर्द खाने को अंडरग्राउंड पहुंचा दिया जाता है। जो शख्स ऐसा करता है, मैं इसके दिमाग में पहुंचना चाहता हूं। रॉबर्ट ने आकर पिछली सीट का दरवाजा खोलते हुए कहा, आओ और हुस्न का जलवा देखो, शायद तुमने जिंदगी में पहले कभी ना देखा हो। मैं गाड़ी से उतर गया। आला बीबी का मातहत कार की टैंकी फुल कराने के बहाने वहाँ से चला गया। रॉबर्ट मुझे इस अपार्टमेंट के कमरे में लाया, एक सोफे पर बैठने के लिए कहा, फिर अंदर चला गया। इसके जरिए पता चला इसकी बहन का नाम लिजा था। वो दूसरे कमरे में पर्दे के पीछे से मुझे देख रही थी। रॉबर्ट को देखकर बोली, क्या उस ब्रीफ केस में वो बड़ी रकम है? हाँ, समझो सब माल हमारा है। मगर कैसे? भाई वो तुम्हारा मेहमान है, उसे वेलकम कहो, मुस्कुराकर ड्रिंक पेश करो। वो जरा मूड में आएगा तो मैं इससे पत्ते खेलूंगा। नो रॉबर्ट, ये कुमार खाना नहीं है। मैं किसी कुमार खाने में इसे ले जाऊंगा तो कितने ही सवारी इसे घेर लेंगे। तो मैं क्या करूं? अपने भाई की मदद करो। अब तक मदद करती रहूं। जब तुम हजारों में खेलते हो तो बहन याद नहीं आती, हारते हो तो मेरे पास आ जाते हो, मोहब्बत से मेरी कमाई छीन कर ले जाते हो। तुम्हें कर्ज देने वाले मुझे परेशान करते रहते हैं। डॉक्टर हेराल्ड ने मुझे धमकी दी थी कि अगर तुम शहर छोड़कर जाओगे तो वो मुझे गायब कर देंगे। ब्रीफ केस की ये रकम जीत कर मैं डॉक्टर के मुंह पर मारूंगा। तुम्हें ये रकम जीतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं डॉक्टर के गुंडों से छुपता फिर रहा हूँ। आज सुबह के अखबार में रोमियो कास्त्रो ने 50,000 पाउंड की ऑफर दी है। डॉक्टर इस रकम की खातिर मेरी बोटी बोटी काट कर भेज देगा। मैंने कहा ना, तुम्हें रकम अदा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर के गुंडे तुम्हारे तरफ रुख नहीं करेंगे। तुम इतने यकीन से कैसे कह रही हो? वो लोग मेरे पास आए थे, मुझे डॉक्टर के पास ले गए थे। क्यों ले गए थे? तुम्हारा वो कैसेट सुनाने जिसमें तुमने इर्तिकाबे कत्ल का एतराफ किया है। मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यही वो भी कह रहे थे। इस मरीज से हजारों पाउंड वसूल होने वाले थे, तुमने उसे कत्ल करके इन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया है। वो मुझसे कह रहे थे अगर मैंने अपने जिस्मानी अज़ा का सौदा नहीं किया तो तुम्हें मार डालेंगे। रॉबर्ट ने पांव पटक कर कहा, मैं इनसे अपना सौदा कर चुका हूँ, इन्हें तुम पर भरोसा नहीं है। मैंने इस शर्त पर उनसे सौदा किया है कि वो तुम्हारा सौदा मनसूख कर देंगे, तुम्हें दी हुई रकम वापस नहीं लेंगे और न ही तुम्हें जबरन ऑपरेशन थिएटर ले जाएंगे। क्या तुमने वाकई इनसे मुआहदा किया है? रॉबर्ट, तुम क्या समझते हो कि अगर मैं ऐसा ना करती तो तुम उनसे छुप सकते थे? कभी
कभी नहीं, उनके हाथ बहुत लंबे हैं। ये तुम्हारी खुशफहमी है कि तुम अब तक इनसे छुपने में कामयाब रहे हो। मेरे भाई, क्या तुम बहन के प्यार को कभी नहीं समझोगे? वो दुश्मन तुम्हें मार डालते तो क्या मैं जिंदा रहती? नहीं रॉबर्ट, नहीं। अब कभी ऐसा सौदा न करना। मेरे पास एक ही जान है, एक ही जिस्म है। मैंने तुम्हारी खातिर इसका सौदा कर लिया है, शुक्र है। जिस्म का सौदा किया है, इज्जत का नहीं। आइंदा ऐसा करोगे तो मैं कहाँ कहाँ तुम्हें बचाती फिरूंगी। इसने हिचकिचाते हुए बहन को देखा। लालची इंसान देखता एक तरफ से है, सोचता एक तरफ है। वो ब्रीफ केस के मुतल्लक सोच रहा था। इसने करीब आकर इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझे बहुत चाहती हो, तुम मेरे लिए कुर्बानियाँ देती आई हो, आज मैं कुर्बानी दूंगा। इस अजनबी मेहमान से जीती हुई रकम डॉक्टर हेराल्ड के मुंह पर मारूंगा और तुम्हारा मुआहदा मंसूख करा दूंगा। चलो देर ना करो, मेहमान तनहा है, तुम इससे बातें करो, मैं ड्रिंक बनाकर लाता हूँ। वो शराब के 2 पैग बनाने अलमारी के पास गया। लीजा मेरी तरफ आई, दरमियानी दरवाजे पर रुक कर मुस्कुराते हुए देखा। मैं जवाबन मुस्कुराते हुए उठ गया। उसने आगे बढ़ के मुसाफे के लिए अपना हाथ मेरे हाथ में दिया। मैं इसके खूबसूरत सफेद हाथ की तारीफ जरूर करता, मगर मेरे हाथ से मेरे चाहने वालियों के हाथ छूट गए थे। लीजा बेइंतहा हसीन होने के बावजूद कशिश का बायस न बन सकी। मैंने कहा, मेरा नाम लीजा है, मैं रॉबर्ट की बहन हूँ, बैठ जाओ। मैंने ड्रामा करने की खातिर आशिकाना अंदाज में कहा। बैठूंगा तो सर उठाकर चांद को देखना होगा, अभी ये रूबरू है। वो हंसती हुई बैठ गई। मैंने इसके पास बैठते हुए पूछा, क्या चांद पर कोई उतरा है? हाँ, अब तक वो 2 इंसान झंडे गाड़ चुके हैं। मैंने उठते हुए कहा, फिर तो मैं गलत जगह आ गया। इसने हैरानी से उठते हुए पूछा, क्या मतलब रॉबर्ट से पूछो। इसने कहा था इस चांद तक अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। यू शट अप, क्या तुमने मुझे बिकने वाली समझा है? अब मैंने पहले तुम्हें देखा ही नहीं तो समझूंगा क्या? मुझे तो समझाया गया है, मैं समझाने वाले का मुंह तोड़ दूंगी। मुंह से पहले नाक तोड़ो। दुनिया को मालूम तो हो कि बेगैरत की नाक नहीं होती। ये लो आ गया रॉबर्ट, शुरू हो जाओ। रॉबर्ट 2 हाथों में 2 जाम उठाए आ रहा था। लीजा ने गुस्से से पूछा, क्या तुमने इससे कहा है कि मैं गंदी लड़की हूँ? वो गड़बड़ा गया, फौरन संभल कर बोला, अरे मिस्टर, मेरा मतलब है मिस्टर, तुमने क्या नाम बताया था अपना? खैर नाम कुछ भी हो, याद रखो लीजा बहुत अच्छी लड़की है। ये कहते हुए रॉबर्ट ने मुझे आंख मारी। एक जाम मेरे सामने सेंटर टेबल पर रखते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक होने के लिए मूड बनाना जरूरी है, मूड बनाने के लिए पीना लाजमी है। लीजा ये तुम्हारे लिए है, गुस्सा थूक दो। लीजा ने गुस्से से मुझे घूरते हुए गिलास लिया। मैं चंद सेकंड के लिए रॉबर्ट के दिमाग पर काबूज हुआ। उसने मेरे लिए रखे हुए जाम को उठाया, फिर एक ही सांस में अलग से उतार लिया और खाली जाम मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने इसी के दिमाग को छोड़ दिया। वो जरा बुखलाया, फिर किसियानी हंसी के साथ बोला, अरे वाह लीजा, देखो हमारे मेहमान ने जाम खाली कर दिया और तुम अभी तक हाथ में लिए खड़ी हो। ये कहते हुए इसने हिचकी ली। लीजा ने कहा, रॉबर्ट तुम्हें क्या हो गया है? इसका हिस्सा मेरी आंखों के सामने पी गए, फिर कहते हो मेहमान को पिलाया है। जाओ दूसरा पैग लाओ। रॉबर्ट ने दूसरी हिचकी ली। ये मुझे हिचकियां क्यों आ रही है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पी है, हालांकि नहीं पी है। कोई बात नहीं, मैं दूसरा लाता हूँ। वो मेरे हाथ से खाली जाम लेकर जाने लगा, मगर लड़खड़ा गया, दीवार के सहारे संभल गया। कहने लगा, जब है मैंने नहीं पी मगर कदम लड़खड़ा रहे हैं। वो चला गया। लीजा ने परेशान होकर कहा, रॉबर्ट एक पैग में कभी नहीं बहकता, इसे क्या हो गया है? मिस्टर क्या नाम है तुम्हारा? जो पीटर। तुम ये पैग लो। नहीं, ये तुम्हारा है, मैं पेश कर रही हूँ। रॉबर्ट ने कमरे में आकर कहा, तुम पेश न करो, मैं ले आया हूँ। वो भरा हुआ जाम लेकर डगमगाते हुए मेरे सामने आया। मुझे पेश किया। मैंने लेने के इरादे से हाथ बढ़ाते हुए इसके दिमाग पर कब्जा जमाया। उसने फौरन ही जाम को अपनी तरफ खींच लिया, इसे होंठों से लगा लिया। लीजा अरे अरे कहती रह गई। इसने उसे घटाघट खाली कर दिया। इस खाली जाम को पहले की तरह मेरे हाथ में थमाकर बोला, कमाल है, मेहमान ने दूसरा जाम भी पी लिया और तुम अभी तक हाथ में लिए खड़ी हो। उसने एक जोर की हिचकी ली, फिर सोफे पर गिर पड़ा। वो अपने आप में नहीं था, वहाँ से लुढ़कता हुआ फर्श पर आकर चारों शाने चित्त हो गया। लीजा ने अपने जाम मुझे देते हुए कहा, तुम पियो, मैं इसे संभालती हूँ। वो इसके पास जाकर फर्श पर झुक गई। मैंने कहा, मैं ऐसा नादान नहीं हूँ कि इसे पी जाऊं। मेरे सामने पीने वाला 2 ही पैग में आउट हो गया है, यकीनन इसमें कोई चीज मिलाई गई है। वो उठते हुए बोली, क्या तुम समझते हो
हम मेहमानों को कुछ लाकर पिलाते हैं। हाँ, यही करते हो तुम लोग, इसीलिए तुमने अपना हिस्सा मुझे दिया है। उसने मेरे हाथ से जाम लेकर कहा, अभी तुम्हारा शक दूर करती हूँ। इसने होठों से उसे लगाया, फिर चंद घूंट में खाली कर दिया। इसका मुंह बना। उसने कुछ महसूस किया, फिर हिचकी ली। मैंने कहा, रॉबर्ट ने भी इसे पीते ही हिचकी ली थी। अब बताओ, ये शराब है या शर अंगेज आब है? वो झूमते हुए नशीली आवाज में बोली, मुझे एक पैग में नशा नहीं होता। तुम ठीक कहते हो, ये शराब है, मगर शराब में कुछ काला है। डगमगा कर गिरते गिरते मुझ पर आ गई, जाम छूटकर कालीन पर चला गया। मैंने पूछा, नशे की ऐनक से देख रही हो, कैसा लग रहा हूँ? इसने एक उंगली मेरी नाक पर रखते हुए कहा, फैंटास्टिक। अब तक कहाँ थे? जमीन पर था, अब चांद पर पहुँचने वाला हूँ। मैंने अपना ब्रीफ केस उठाया, फिर उसे संभालते हुए अपार्टमेंट से बाहर आ गया। मतहत ने कार का पिछला दरवाजा खोल दिया। वो मेरे साथ बैठते हुए बोली, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हम कहीं नहीं जा रहे हैं, ये कार जा रही है। कार चलने लगी। वो हंसते हुए बोली, ओह सचमुच कार जा रही है? मैं समझी हम जा रहे हैं। वो हंसते हंसते बेहाल हो गई। मैंने पूछा, कुछ होश है? किस हाल में हो? मैं होश में हूँ और मदहोश भी हूँ। मैं जानती हूँ तुम अजनबी हो, मुझे कहीं ले जा रहे हो, मुझे जाना नहीं चाहिए, मगर मैं जा रही हूँ। मुझे तुम्हारे इतने करीब नहीं आना चाहिए, मगर मैं दूर होना भी नहीं चाहती। जिस बाई से तुम अंधा प्यार करती हो, ये इसी की कारस्तानी है। इसने शराब में नींद की गोलियां मिला दी थी। ऐसा नशा मोहलक होता है। पता नहीं 2 पैग पीने वाले का क्या होगा। बाई दी वे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम हो तो कुछ नहीं होगा। मैंने गुस्से से भड़क कर कहा, बकवास मत करो। क्या मैं सुपरमैन हूँ कि मेरे होने से कुछ नहीं होगा? तुम मुझे सुपरमैन लगते हो। मैंने एक तमाचा रसीद कर दिया। जिंदगी में पहली बार गुस्से में एक औरत को मारा। वो मुझे सुपरमैन कहकर ताने दे रही थी, जैसे कह रही थी अपनी सोनिया को ना बचा सके रसवंती, आला बीबी, मरजाना, लैला और सजाद को जिंदा मौत के सर्द खाने से ना ला सके। कल का शेर आज बूढ़ा या बेबस हो जाए तो भला से वो शेर न रहे। शेर का टाइटल तो रहता है। इसी तरह मैं बिल्कुल बेबस था और सुपरमैन का टाइटल मेरे लिए गाली बन गया था। मातहत ने कहा, सर हमें वापस चलना चाहिए, आप अपने आप में नहीं है। शट अप, मैंने डांट दिया। लिजा ने कहा, यू शट अप, तुमने मारा है मुझे, चलो माफी मांगो। मैंने इसके बालों को मुट्ठी में जकड़कर करीब कर लिया और वो तकलीफ से कराहने लगी। मुझे खुशी हो रही थी। वो नेक लड़की है तो हुआ करे। क्या मेरी सोनिया ने उम्र पर नेकी नहीं की? वो रॉबर्ट से मोहब्बत करने और इस पर जान देने वाली बहन सही। या मेरी चाहने वालियां मेरे लिए कदम कदम पर जान की बाजी नहीं लगाती थी? जब मेरे अपनों पर जुल्म हो रहा है तो फिर दूसरों पर भी होगा। मैं जुल्म करूंगा और तस्कीन हासिल करूंगा। अगर दुनिया चाहती है कि मैं जुल्म सितम के अंधे रास्ते पर न चलूं तो मेरी मोहब्बतें लौटा दी जाएं। कोई मुझे बताए, क्या मेरी मोहब्बत करने वालियों को फना कर दिया गया है या इन्हें जिंदगी और मौत की कशमकश में रखा गया है? ये सोच सोच कर तड़प जाता हूँ कि वो कोमा में है, यानी जिंदा है मगर जिंदों में नहीं है। वो मुर्दा है मगर जिंदगी की सांसें भीग में ले रही है। मैं लिजा को लेकर डॉक्टर हेराल्ड के पास पहुँच गया। अगरचे मुझे मालूम हो गया था कि लिजा बाई की खातर पहले ही हेराल्ड से अपना सौदा कर चुकी है, मगर रॉबर्ट से खेल शुरू करने से पहले ये मालूम न था। अब तो बारी छिड़ गई थी। रॉबर्ट मुझे और अपनी बहन को शराब पिलाकर हमें हवस के या मौत के बिस्तर पर पहुंचाकर ब्रीफ केस ले जाना चाहता था और मैं इसकी बहन के जरिए सर्द खाने तक पहुंचना चाहता था। हेराल्ड ने चौंक कर पहले लिजा को देखा, फिर मुझसे पूछा, कौन हो तुम? मेरा नाम जियो पीटर है, फोन पर हमारी बात हो चुकी है, मगर ये लिजा है, इससे हमारा मुआदा हो चुका है, ये हमारी क्लाइंट है। मैंने कहा, ये मेरी मुवक्किला भी है। इसके भाई ने मुझसे वक्तन फवक्तन 6000 पाउंड लिए। जब कर्ज अदा न कर सका तो बहन को मेरे हवाले करके भाग गया। तुम क्या चाहते हो? रॉबर्ट ने मुझे बताया था कि इसने एक गुर्दे का सौदा किया है, मरने के बाद दिल और आंखें देने की वसीयत भी लिख चुका है। वो कह रहा था तुम ऐसे मुआदे पर भारी रकम देते हो। मैं चाहता हूँ तुम मुझे 6000 पाउंड देकर लिजा को रख लो। तुम्हारे सर्द खाने में इसके लिए गुंजाइश निकल आएगी। तुम मेरे सर्द खाने के मुताल्लिक कैसे जानते हो? भाई तुम इतने बड़े अस्पताल के डॉक्टर हो, लवारस लाशों को महफूज रखने के लिए सर्द खाने जरूर बनाए होंगे। फिर आजकल तो जिंदा लोगों को भी वहाँ कोमा में रखा जा सकता है। डॉक्टर ने मुझे घूर कर देखा, फिर अपने आदमियों को बुलाकर कहा, मिस्टर जियो पीटर को ले जाओ और हकीकत उगलवाओ। 2 पहलवान नुमा मातहतों ने दोनों तरफ से मेरे बाजू जकड़ लिए, मुझे एक झटके से उठाकर खड़ा कर दिया, एक कमरे की तरफ ले जाने लगे। लिजा ने उठकर लड़खड़ाते हुए कहा, डॉक्टर डार्लिंग जियो
पीटर, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैंने जरा जद्दोजहद करते हुए कहा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। इन्होंने छोड़ दिया, मगर एक ने अचानक मुंह पर घूंसा जड़ दिया, फिर पेट में घूंसा जड़ दिया। मैं जरा सा झुका, पीछे से किसी ने लात मारी। मैं लड़खड़ाता हुआ सामने वाले दरवाजे से टकराया, दरवाजा खुला और मैं अंदर पहुंच गया। वहाँ दो हसीन औरतें मेज पर रखे हुए गिलास में शराब उंडेल रही थी। ये सब कुछ वही था जो रॉबर्ट के साथ पेश आ चुका था। मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए जानबूझकर मार खाई थी। एक ने मुझसे पूछा, अपनी असलियत कैसे बताओगे, शराब और शबाब से, बातों से या लातों से? शराब मैं पीता नहीं, शबाब से बेजार हूँ। बातें मेरी समझ में नहीं आती और लातें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। दूसरे कमरे से लिजा को भी धक्का दिया गया। वो लड़खड़ाती हुई आई। मैंने उसे संभाल लिया। वो अभी तक नशे में थी। पूछने लगी, मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझसे कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो? मैं दुश्मनी नहीं निकाल रहा हूँ, दुश्मनों को यहाँ से निकालने वाला हूँ। देखो ऐसे। ये कहते ही मैंने एक के पेट में कोहनी मारी, दूसरे को उल्टा हाथ रसीद किया, तीसरे ने मुझ पर छलांग लगाई। मैंने उसे कैच करते हुए पीछे की तरफ पार्सल किया। वो इस मेज पर जाकर गिरा जहाँ शराब भी थी, शबाब भी था। गिरने वाले के वजन से मेज टूटी, शराब की बोतलें चकनाचूर हुई। हसीनाएं चीखती चिल्लाती भागी। वहाँ अब से पहले जितने भी शिकार आए थे वो मजबूर और बेबस होते थे। डॉक्टर के गुंडे सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे सारफिरे से पाला पड़ेगा। डॉक्टर हेराल्ड ने कमरे में आकर हैरानी और परेशानी से देखा। वो नहीं चाहता था इस हंगामे की रुदाद बाहर जाए और इदारे की बदनामी हो। इसने रिवॉल्वर निकाल कर कहा, हाल अपने हाथों को ऊपर उठाओ, तुम कोई पागल हो और मैं पागलों का इलाज जानता हूँ। डॉक्टर के हाथ से रिवॉल्वर गिराना बड़ी बात नहीं थी, मगर मैंने दोनों हाथ उठाते हुए कहा, तुम डॉक्टर नहीं जिल्लाद हो। डॉक्टर के मुअज़्ज़ज़ पेशे को बदनाम कर रहे हो। लोगों की मजबूरियों से फायदा उठाकर इनके जिस्मानी अज़ाब फरोख्त करते हो। मैं ये बात सारी दुनिया से कहूँगा, तुम बाहर जा सकोगे तब कहोगे। इसने एक गुंडे से मुखातब करते हुए पूछा, कैंडल, क्या इनके साथ कोई और आया था? विंडसर ने कहा, ये दोनों कार में आए थे, ड्राइवर वो कार ले गया है। हेराल्ड ने मुझसे पूछा, वो किसकी कार थी? कौन था ड्राइवर? वो रेंटेड कार थी, जहाँ से किराए पर हासिल की थी, वहीं वापस चली गई। मगर मैं यहाँ से वापस जाके दिखाऊंगा। यहाँ मेरा काम नहीं बनेगा। तुम्हारे सर्द खाने में लिजा के लिए गुंजाइश नहीं निकलेगी। उसने कह लगाया, फिर कहा, अब तो तुम्हारे लिए भी गुंजाइश निकल चुकी है। मैं ज्यादा उछलने वालों को यहाँ मुंजमद करके छोड़ देता हूँ। इन्हें सर्द खाने में ले चलो। मेरी मुराद पूरी हो रही थी, मगर गुस्सा दिखाते हुए बोला, नहीं जाऊंगा, मैं सर्द खाने में नहीं जाऊंगा। मैं इस लड़की का सौदा करने आया था। तुम मेरी मर्जी के बगैर मुझे कोमा में नहीं रख सकते। गुंडों ने मुझे पकड़ लिया। एक ने लिजा को पकड़कर खींचा, फिर हमें जबरन खींचते हुए धक्के देते हुए ले जाने लगे। हेराल्ड मेरे साथ चल रहा था ताकि मैं रिवॉल्वर से सहमा रहूं। हमें अस्पताल के उन हिस्सों से ले जा रहा था जहां हेराल्ड के खास आदमी रहते थे। वहां से बाहर के लोगों का गुजर नहीं होता था। वो हमें एक जीने से उतारते हुए अंडरग्राउंड राहदारी में ले गए। राहदारी के इतराफ सर्द खाने थे जहां लवारिस लाशें रखी गई थी, मगर सब लवारिस नहीं थी। वहां ऐसे सर्द खाने भी थे जहां जिंदा औरतों और मर्दों को कोमा में रखा गया था। यूं देखने में वो भी मुर्दा से लगते थे। मर्दों और मुर्दों का फर्क इसी तरह समझ में आता था कि औरतें अपने मर्दों को डराती हैं और मुर्दों से डरती हैं। सर्द खाने में मुर्दों को देखते ही लिजा की चीख निकल गई। नशा हरण हो गया। वो दहशतज़दा होकर कांप रही थी और पूछ रही थी, मैं यहाँ कैसे आ गई? मुझे क्या हो गया था? मैंने कहा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ था, अब होने वाला है। तुमने अपने भाई को बचाने के लिए डॉक्टर से मुआहदा किया था। अब मुआहदे पर अमल करने का वक्त आ गया है। डॉक्टर के आदमी तुम्हारे साथ मुझे भी पकड़कर ले आए हैं। हेराल्ड ने एक सर्द खाने में पहुंचकर कहा, बकवास मत करो, तुम लिजा को सर्द खाने में बुक कराने लाए थे। अगर मैं झूठा हूँ तो हमें यहाँ बुक कराने क्यों लाए हो? हेराल्ड ने हुक्म दिया, दोनों को बेड पर बांध दो। उस सर्द खाने में दो औरतें, एक मर्द और एक बच्चा कोमा में पड़े हुए थे। दो बिस्तर खाली थे। डॉक्टर के मातहतों ने हमें जबरन बिस्तरों पर लिटा दिया। सराने दो तरफ हाथों में और पांती दो तरफ, पाँव में हथकड़ियां लगा दी। जब डॉक्टर को हमारी बेबसी का यकीन हो गया तो इसने खास मातहत से कहा, 2 इंजेक्शन तैयार करके लाओ। मेरे सामने सर्द खाने का इंचार्ज खड़ा हुआ था। इस इंचार्ज का एक मातहत था। इन दोनों के सिवा कोई तीसरा तय खाने में नहीं आ सकता था। वो जितने लोग डॉक्टर हेराल्ड के साथ आए थे वो डॉक्टर के साथ ही वापस जाने वाले थे। डॉक्टर ने कहा, लिजा तुम मुआहदा कर चुकी हो, मुआहदे पर अमल कल होना था। वो आज हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तुम जियो पीटर, पता नहीं तुम कौन हो, कहाँ से टपक पड़े हो, मगर अभी जहाँ पड़े हो वहाँ से उठकर कोई न जा सकेगा। ये जिंदगी का आखिरी बिस्तर है। इसका खास मातहत एक ट्रे में 2 सिरिंज रखकर ले आया। दोनों सिरिंज में कोई रकीक दवा भरी हुई थी। हेराल्ड ने ट्रे से एक सिरिंज उठाई,
दवा को इसकी सुई से पिचकारी की तरह निकाला, फिर फातिहाना अंदाज में मेरी तरफ बढ़ते हुए बोला, बताओ कौन हो तुम, हमसे क्या चाहते हो? नहीं बताओगे तो ये दवा इंजेक्ट होने के बाद कभी बोलने के काबिल नहीं रहोगे। मैंने उसे गुस्से से देखकर मुंह फेर लिया। दूसरे ही लम्हे मेरे बाजू में सुई की चुभन महसूस हुई। वो दवा मेरे जिस्म में दाखिल हो रही थी, जिसके असर से चंद सेकंड बाद ही आदमी हरकत करने, बोलने या सोचने के काबिल नहीं रहता, जीते जी मर जाता है। वो जहर मेरी रगों में सरायत कर रहा था। यक बार की मेरे दीदे फैल गए, मैं बिल्कुल साकत हो गया। इसका कहका सुनाई दिया, माला हालांकि कोमा में जाते ही कान सुनने के काबिल नहीं रहते। लिजा चीख रही थी, छोड़ दो मुझे, जाने दो, मैं जिंदगी की ऐसी सांसें नहीं चाहती जो मौत की गोद में लेना पड़े। वो कहते कहते ये अखबार की चुप हो गई। दूसरी सिरिंज की दवा इसकी जवान रगों में दौड़ रही थी। इसके दीदे भी फैल कर साकत हो गए थे। डॉक्टर हेराल्ड ने मेरे पास आकर स्टेथोस्कोप के जरिए मेरे दिल की रफ्तार मालूम की, फिर मुतमिन होकर लिजा के पास गया। वहाँ भी इत्मीनान करने के बाद सर्द खाने के इंचार्ज से बोला, रॉकी हम जा रहे हैं, 15 मिनट के बाद दिल की रफ्तार मालूम कर लेना, फोन के जरिए मुझे रिपोर्ट कर देना और इनका ख्याल रखना। वो सब एक एक करके चले गए। हेराल्ड के फरिश्तों को भी पता नहीं था कि खुद इसने मेरे और लिजा के जिस्म में ग्लूकोज का पानी इंजेक्ट किया है। जब इसका खास मतहत इंजेक्शन तैयार करने गया था, मैं इसके दिमाग में था, फिर भला वो हमें कोमा में डालने वाली वो दवा सिरिंज में कैसे भर सकता था? मैंने खास मतहत को एहसास नहीं होने दिया कि टेलीपैथी के जेरे असर रहा था। इसने मेरी मर्जी के मुताबिक जो किया वो बेखुदी के आलम में किया। बहरहाल उनके जाते ही मैंने लिजा के दिमाग को आजाद कर दिया। चौंक कर इधर उधर देखने लगी। मुझ पर नजर पड़ते ही बोली, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? चंद लम्हे पहले मैं जैसे कोमा में थी, अब अपने हवास में हूँ, बोल भी रही हूँ, सोच भी रही हूँ। मैंने तो सुना है औरत बोलती है, सोचती नहीं, बल्कि सोचती हुई औरत तो किसी ने देखी ही नहीं। इसने घूर कर पूछा, क्या तुम जिंदा दिली दिखा रहे हो? जब मरने के सिवा कोई चारा न रहे तो हंसते बोलते मरना चाहिए, मगर हम तो जिंदा है, न मुर्दा है, न कोमा में है। शायद इन्होंने गलत दवा इंजेक्ट कर दिया है। हाँ, यही हुआ है। तकदीर हम पर मेहरबान है। ऐसी मेहरबान तकदीर नहीं देखी जो हाथ पांव बांध कर रख दे। बिस्तर भी एक न हो, दरिया के दो किनारे बना दिए गए हों। हर मामला तकदीर पर नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ अकल और तदबीर से भी काम लेना चाहिए। तुम कैसे मर्द हो, मरने के लिए जिंदा दिल बन गए हो, जिंदा रहने के लिए कुछ नहीं कर सकते। कुछ करूंगा तो चिल्लाओगी, लिहाजा सबसे पहले खामोश रहने का वादा करो। वादा करती हूँ, मगर तुम क्या करोगे? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।